नमस्कार। मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा किया था, आप लोगों से चर्चा हुआ था कि आर्य आर्यों के आगमन का स्वदेशी मत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वैदिक काल में आर्यों के आगमन के और क्या कारण हो सकते हैं। वैदिक काल। ठीक है। विदेशी मत क्या है? ठीक है। अभी तक हम लोग मानते थे कि आर्य जो है स्वदेशी, लोगों ने माना कि आर्य विदेश बाहर से नहीं यहीं से आए हुए हैं। और इन तर्कों पे आपको मेंस में ये भी लिखना होता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता का ही विस्तार है। तीसरे, अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट जो अनुसंधान चल रहा है वो ऋग्वैदिक काल, वेद की जो संकलन है या ऋग्वैदिक जो समाज है, वेद है, वो 2000 ईसा पूर्व का माना जा रहा है। ठीक है। तो अभी हड़प्पा सभ्यता एक तरफ पतन में जा रही है। ठीक है। लगभग 2600 से 1900 बीसी के आसपास, ऋग्वेद का 2000 बीसी के आसपास का नई शोधों से ये चीजें पता चल रहा है। ठीक है। तो तमाम यहाँ पे काफी इस हड़प्पा और वैदिक में लेके काफी कंट्राडिक्शन है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता का ही विस्तार है? ठीक है। कुछ इससे इंटरलिंक की बातें हैं। ठीक है। तो तमाम प्रकार के मत हैं, उसमें स्वदेशी मत पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रकाश डाला। आज हम लोग देखते हैं, अभी तक जो प्रमाणिक है कि मध्य आर्य जो है मध्य एशिया से, यूरोप से आए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विदेशी मतों में क्या क्या माना गया। हाँ। विदेशी मत, अ, इसको हम हटा देते हैं, है ना, तो हमको स्पेस मिल जाएगा। विदेशी मत क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। आर्यों के आगमन पे विदेशी लोगों का क्या मत है। देखिए यहाँ पे जर्मनी है। जर्मनी, जर्मनी। ठीक है। जर्मनी में एक विद्वान है पेंका हट। पेंका हट। ठीक है। इन्होंने कहा आर्य जर्मनी से आए। यही जर्मनी के बगल में आपको मिल जाएगा हंगरी। हंगरी। ठीक है। हंगरी एक देश है, यूक्रेन के आसपास आप देख पाएंगे हंगरी। गाइल्स महोदय, महोदय। नहीं, यहां से आर्यों की बात कही। आप देखेंगे यूरेशिया वाला पार्ट। ठीक है। यूरेशिया, जो यूरोप, जो रसिया से यूरोप में मिले थे देश, यूरेशिया, यहाँ से भी आर्यों की सूचना है। ठीक है। किन आधारों पे देख लिया जाएगा। जो बहुत प्रामाणिक माना जाता है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया।
किसने कहा है, इस पे चर्चा होगी। मैक्स मूलर ने कहा, मैक्स मूलर, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। आइए इन विवादों पे थोड़ा सा, इन विचारों पे थोड़ा सा हम लोग अपना जो है एक समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो यूरोप है, यूरोप, ठीक है, यूरोप में एक है विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। इन्होंने माना कि जो भाषाई साम्यता है, जो भारोपी भाषा है, ठीक है, जो भारोपी भाषा है वो उसी से ही संस्कृत भाषा का भी विकास है, और ग्रीक का भी, लैटिन का भी विकास उसी से इन्होंने माना, ठीक है। तो ये इन्होंने भाषाई कारकों के को ध्यान में रखते हुए इन्होंने माना, समानता, संस्कृत भाषा की समानता के आधार पे इन्होंने माना कि आर्य कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए। आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, सर विलियम जोन्स, जब बाद में आप देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं, बंगाल। इसके बाद यहाँ की पुस्तकों का ये अनुवाद करते हैं, तो उस क्रम में सर विलियम जोन्स साहब जो है ये बताते हैं कि भाषाएं, जो संस्कृत भाषा है उसका कारण है कि भारोपीय भाषा है, वो उसी से ये विकास बताते हैं, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन का। इनका मानना है, थोड़ा सा इनके हिसाब से अगर चला जाए, कि ये जो यहाँ भारोपी भाषा है, भारोपी भाषा से एक शाखा ग्रीक और दूसरा जो है कह लीजिए संस्कृत का इधर, और तीसरा आप देखेंगे जो अमेरिका है, लैटिन अमेरिका वाले देश हैं, आपने देखा होगा लैटिन अमेरिकी देश जो हैं, ये आप मैक्सिको से लेके और ये पूरा लैटिन अमेरिका, ये लैटिन बोलते हैं, ये भी भारोपी भाषा का भाग है। तो विलियम जोन्स ने ये सिद्ध किया कि जो भाषा विज्ञान के आधार पे इन्होंने सिद्ध किया कि ये सभी जो है संस्कृत और ग्रीक और ये सब भारोपी परिवार का हिस्सा है, और इससे साम्यता करते हुए इन्होंने कहा आर्य यूरोप से आए। चलिए ठीक है, इनका तर्क। यूरेशिया में आप देखेंगे, यूरेशिया में यहाँ के पेड़ पौधे फूल पत्ती के आधार पे, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे फूल पत्ती के साम्यता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि आर्य यहां से आए। आर्यों के आगमन कारण यह है कि आप एक मोटा मोटा आप ये समझें कि भारत जो है विविध प्रकार की मानव प्रजातियों या विविध प्रकार के जलवायु वाला देश है। जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जोन, तो ये पूरा कश्मीर वाला जोन कहाँ मिलेगा, ये भूमध्य सागरी वाला मिलेगा। यहाँ गोरे गोरे लंबे से लोग हैं, जिस तरह से इंग्लैंड वगैरह में गोरे चिट्टे इस तरह से, तो यहाँ पे, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे भी हैं वो लगभग लगभग मेल जोल करते हुए पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस आधार पे आर्य यहाँ से आए होंगे, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया था स्वदेशी में, डीएस कल्ला महोदय ने कहा था कि आर्य कहीं दूर से नहीं, कश्मीर से आए हुए हैं, ठीक है। तो इनका अपना यूरेशिया वाला मामला। अब हम लोग ज्यादा इधर उधर की चर्चा ना करते हुए आर्यों की जो सबसे प्रमाणिक व्याख्या के तौर पे देखा जाता है, वो जो जिंद अवेस्ता है, जिंद अवेस्ता, अवेस्ता, ये पारसियों का धर्म ग्रंथ है, पारसी धर्म ग्रंथ, ग्रंथ, ठीक है, पारसी, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, जिंद ए अवेस्ता या जिंद अवस्था कर लीजिए, ठीक है।
मैक्स मूलर बताते हैं कि पहली बार इन्होंने थोड़ा प्रमाणिक व्याख्या दिया है कि जो जिंद अवस्था है पारसी का, क्योंकि आप वैदिक काल में आप देखते हैं वैदिक जो देवता वरुण हैं उन्हें पारसी समाज में आप देखते हैं असुरों का देवता माना जाता है। तो इन्होंने यहाँ के जो धार्मिक जिंद अवस्था है इसके यहाँ के कुछ देवताओं का मामला वो बताते हैं वैदिक देवताओं से मैच करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कहीं और से नहीं, आर्य कहां से आ रहे हैं, मध्य एशिया से आ रहे हैं। मां से मैक्स मूलर, मां से मध्य एशिया, आर्यों का आगमन मध्य एशिया से माना गया। इसके लिए इन्होंने प्रमाणिक तर्क दिया है कि वहां के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके कुछ देवी देवता जो है वैदिक कालीन धर्म ग्रंथों के देवी देवता से काफी कुछ मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आर्य का आगमन जो है यहां से माना जाए। अब इन्हीं चीजों की पुष्टि के लिए हम लोग देखते हैं यहीं पे दक्षिण पूर्व एशिया जो है यहां पे मान लीजिए, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, यहां पे कुछ अभिलेखी साक्ष्य पाए जाते हैं। अभिलेखी साक्ष्य पाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं मैक्स मूलर को माना गया है, यहां से कुछ अभिलेखी साक्ष्य पाए जाते हैं। जैसे 2200 बीसी, 2200 बीसी में भारूपी भाषा की चर्चा, भारूपीय भाषा, भाषा का उल्लेख मिलता है, भाषा का उल्लेख मिलता है पहली बार 2200 बीसी में भारूपी भाषा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिससे संस्कृत भाषा का जो है जन्म माना जाता है, ग्रीक और लैटिन। ठीक, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यही मध्य एशिया, पूर्व मध्य एशिया में 1600 बीसी, 1600 बीसी में दो कबीले थे, कस्सी और मिताइन। कौन कौन से थे, कस्सी एंड मिताइन। ठीक है, कस्सी और मिताइन जो ये कबीले थे, ठीक, इनके बीच में अक्सर युद्ध हुआ करता था। ठीक, और 1600 बीसी के आसपास, पहले एक तथ्यात्मक ले लिया जाए, 1600 बीसी के आसपास जो पहली बड़ी घटना होती है, आर्य शब्द, आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है, आर्य शब्द का उल्लेख 1600 बीसी में इनके अभिलेखों में मिलता है, कस्सी मिताइन के। अब हम लोग देखते हैं 1380 के आसपास, 1380 बीसी के आसपास, ठीक है, कस्सी एंड मिताइन दो कबीले हैं, इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध होता है और इस युद्ध के साक्षी भाव के तौर पे, किसके भाव पे, साक्षी भाव के तौर पे यहां पे कुछ देवताओं को जैसे कहते हैं ना अग्नि को साक्षी मान के, इन देवताओं के बीच, इन दोनों कबीलों के बीच में संधि होती है कस्सी और मिताइन के बीच में, और साक्षी भाव के रूप में कुछ देवता दिखाई देते हैं अभिलेखी साक्ष्य के रूप में। वह देवता कौन कौन से हैं देख लीजिए, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत। ये चार देवता जो है ये
साक्षी भाव के, साक्षी के रूप में कस्सीमिताइन जो है यहाँ 1380 के आसपास। ये अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख, अभिलेख, ठीक है, लगभग 1380। पुरानी किताबों में 1400 है, लेकिन अभी उपेंद्र सिंह की किताब जो है 1380 बता रहा, ठीक है। बोगज कोई अभिलेख है जिसमें 4 देवता का उल्लेख मिलता है, 4 देवता का उल्लेख मिलता है। कौन नहीं है? जब वैदिक काल के देवता को देखा जाए, यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वैदिक काल के, वो कौन है? वो इंद्र है, वो अग्नि है, अग्नि है, मित्र है और वरुण है, ठीक है। यहां पे कौन है? एक नासत्य आ जाते हैं। कौन आ जा रहा है? ये है एक नासत्य साहब आ जाते हैं। किसके स्थान पे आते हैं? ये अगर आप देखें, ये अग्नि के स्थान पे नासत्य आ जाते हैं। नासत्य किसके? अग्नि के स्थान, नासत्य, नासत्य, ठीक है, अग्नि के स्थान पे आ जाते हैं नासत्य, ठीक। अब ये जो नासत्य हैं, ये वैदिक देवता अगर देखा जाए यहाँ पे अश्विन है, अश्विन, जो वैदिक काल में चिकित्सक, चिकित्सक, उनके स्थान पे हैं ये नासत्य, ठीक है। किसके स्थान पे आते हैं? वैदिक काल में, लेकिन किससे इनकी तुलना की जाती है? अश्विन से की जाती है, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, ये चिकित्सक, वैदिक देवता चिकित्सक से इनकी तुलना की जाती है। खैर, जो भी हो, आपको ये देखना है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 वैदिक देवताओं की उपस्थिति मिलती है। ये भारतीय क्षेत्र के पहले दक्षिण पूर्व एशिया के एकत्ती मितन्नी जो है, ये कबीला है। इस कबीले में के युद्ध पे जो सहमति होती साक्षी के लिए, ठीक है, इन देवताओं का बोगस कोई अभिलेख में इन्हें साक्षी मान के ये युद्ध संधि जो है लागू होती है। और ये जो देवता है इंद्रमित्र, वरुण, नासत्य, ये वैदिक देवता पहली बार यहाँ पे अभिलेखी साक्ष्य के रूप में आते हैं। इसके मतलब ये चीज समझ में आता है कि आर्य अभी यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ से ये कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य एशिया से इधर पलायन किए। और ये प्रमाण जो है, मैक्समूलर वाला जो प्रमाण है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए, ठीक है। इनका प्रवास जो होता है ये भारत की तरफ आ जाता है। एक और भी ये तर्क है कि जो भारोपी भाषा है उसके 3 टाइप के आर्य रहे होंगे। एक ग्रीक आर्य जो है ये चला गया होगा यूरोप में, और एक लैटिन आर्य चला गया अमेरिका साइड में, और जो संस्कृत वाला आर्य है ये इस साइड में आ गया, भारतीय क्षेत्र, ठीक। तो इन यहां से जो आपसे पूछा जाता है उस पे हमने चर्चा कर लिया है कि 4 देवताओं का नाम बोगज कोई अभिलेख से मिल रहा है। जो ऋग वैदिक काल में हम लोग प्रमुख देवता देखेंगे, इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र, ये जो 4 देवता देखेंगे, तो वो देखा जाएगा कि उसकी स्थान पे कौन सा देवता है? अग्नि होना चाहिए था, वो नासत्य आ गया है। लेकिन जो है उसकी तुलना किस देवता से की जाती है? तो ये अश्विन देवता से की जाती है। जो ये डॉक्टर हैं या चिकित्सक हैं, कहाँ पे हैं? वैदिक काल, ठीक है जी। तो ये वैदिक काल में चिकित्सक के स्थान पे हैं, ठीक। इन 4 देवताओं की तुलना इनसे की जाती है। ये विदेशी विचार है इनके आगे। अब हम लोग चलते हैं, अब
विविध विचारकों के द्वारा जो है मत जो दिए गए उसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम चलते हैं वैदिक काल में, इंटर करते हैं, उसके भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं कि ऋग्वेद में जो उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में दिया गया उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। आइए, ये दो विचार थे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक, जैसा कि ऋग्वैदिक काल को हम लोग ऋग्वेद के हिसाब से देखते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र को समझने के लिए हम कुछ नदियों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या नदी वगैरह, ठीक है। ऋग्वेद में कुल ऋग्वेद ना लिख के केवल वेद, ठीक है। वेदों में कुल 31 नदियों की चर्चा मिलती है, ठीक है। वेदों में कुल कितने 31 नदियों की चर्चा मिलती है। वहीं ऋग्वेद में पहले की एनसीईआरटी में 21 था, अभी 19 माना जाने लगा। हम दोनों डाटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। 19 माना जाने लगे, 19 नदियों की चर्चा मिलती है। नदियों की चर्चा मिलती है, ठीक है। अब जो है 19 माना जाता है, ठीक। इसलिए दोनों डाटा हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। 21 नदियों की चर्चा मिलती है। देखिए ध्यान से उतर गया, हाँ। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में एक है 10वां मंडल है, 10वां मंडल, उसी में दिया गया है नदी सूक्त, नदी सूक्त, ठीक है। ध्यान पड़ा था, नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में कुल पहले 21, अब 19 माना जाता है, ठीक है। 19 माना जाता है नदियों की चर्चा मिलती, नदियों की चर्चा मिलती, ठीक है। नदियों की 19 नदियों की चर्चा मिलती, ठीक। किसमें? नदी सूक्त में। किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल, ठीक। टोटल 25 नदियां जो हैं ये ऋग्वेद में वर्णित हैं, 25 नदियां, ठीक है। जिसमें नदी सूक्त में 19 नदियां, या पहले 21 था अब 19 है, ठीक है। तो 19 नदियों की चर्चा मिलती है, ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, ठीक। अब यहां हम नदी आपसे चर्चा नहीं करते, नदियों के माध्यम से आप जान जाएंगे इनकी भौगोलिक सीमा क्या थी। नदियों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये देखिए, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ठीक। गंगा का 1 बार चर्चा, यमुना का 3 बार चर्चा, सिंधु नदी, सरस्वती,
ठीक है, गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा। अब यहां जो आपसे पूछा जाता है वो ये है, सरस्वती सबसे सबसे पवित्र नदी है, पवित्र नदी मानी गई है, ठीक है। इसे कहा क्या गया है, नदीत्मा, मातेत्मा, ठीक है, देवीत्मा, ठीक है। मतलब इसे माता कहा गया है, देवी कहा गया है, नदियों की मां कहा गया है, ठीक है, सबसे पवित्र नदी है। किसको कहा गया है, सरस्वती नदी को, ना कि गंगा, ध्यान रखिएगा। गंगा सबसे कम बार चर्चा, सबसे कम बार उल्लेख, उल्लेख है ऋग्वेद में, उल्लेख है, लेकिन कम महत्वपूर्ण नदी, सबसे कम 3 बार चर्चा है यमुना का। डाटा इसलिए जरूरी है जिससे आप समझिए कि उसका महत्व क्या था उस समय, इसका महत्व क्या था। सिंधु नदी के बारे में आ जाइए, सर्वाधिक बार चर्चा, सर्वाधिक बार चर्चा, ठीक। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी, ठीक है। इसे हिरण्यगर्भा कहा गया है, हिरण्यगर्भा कहा गया है, हिरण्यगर्भा कहा गया है, मतलब जिसके गर्भ में हिरण्य मतलब सोना हो, इसे हिरण्यगर्भा कहा गया है, ठीक। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। चलिए, अब इससे ये भी चीज समझ सकते हैं कि ये इसकी भौगोलिक सीमा, और यहां पे आप देखेंगे अफगानिस्तान में कुंभा, कुरमू करके है, गोमल, स्वास्तु जैसे नदियों की चर्चा मिलती है। मतलब ये अफगानिस्तान में दिखाई देते हैं कि अफगानिस्तान में, ठीक है, यहां पे कौन कौन सी नदी लिख देते हैं, कुंभा, कुरमू, गोमल, सुवास्तु, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं जिसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में मिलती है, ठीक। अफगानिस्तान, इसके मतलब आर्यों का क्षेत्र भी यहां पे दिखाई देगा, यही है ब्रह्मावर्त। और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में कौन सी नदी है, सर्वाधिक बार चर्चा सिंधु की है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु है। और हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में सोना हो, मतलब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो है सिंधु। सबसे पवित्र नदी के रूप में जिस जो विलुप्त हो गई है सरस्वती, उसको सबसे पवित्र नदी के रूप में उसे नदीत्मा, मातेत्मा, देवीत्मा जैसी संज्ञा दी गई है, मतलब नदियों की मां है, देवी है, ठीक है। तो इस तरह की संज्ञा, और सबसे पवित्र नदी है, ध्यान रहे सबसे पवित्र गंगा नहीं है यहाँ पे। अभी उत्तर भारत में सबसे पवित्र क्या है, गंगा है। और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र कौन सी है, कावेरी, ठीक। तो उस समय आर्य कहां पे थे, यहीं पे। उस भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए इन नदियों के माध्यम से एक क्षेत्र का अनुमान आप लगा सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं यहां पे, आप देखेंगे एक मुंजवंत श्रेणी, मुंजवंत श्रेणी, श्रेणी का उल्लेख है। एकमात्र पर्वत जो है मुंजवंत श्रेणी, जिसमें सोम नामक वनस्पति होती है,
9वें मंडल में मुंजवंत, हिमालय की एक श्रेणी है मुंजवंत श्रेणी, जिसपे जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, और ये नदियां कुछ कश्मीर की भी नदियां हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। सिंधु हो गई, सिंधु नदी, झेलम नदी। झेलम को क्या कहा गया है? वितस्ता। ऋग्वेद में चेनाब। इसे क्या कहा गया है? अश्किनी, अश्किनी। राबी, इसे कहा गया है पुरुषुणी। सतलज, इसे कहा गया है शतुद्री, ऋग्वेद में। व्यास, इसे कहा गया है विपाशा। ठीक है, ऋग्वेद में ये नाम वर्णित है। ठीक है, ये नाम कई बार आपसे पूछे गए हैं। नर्मदा नदी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं पाया जाता। ऋग्वेद में नहीं पाया जाता है। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, रेवा नदी के रूप में, किया गया है। ठीक है, रेवा नदी के रूप में किया गया है। ठीक, नर्मदा नदी का आपसे हमने चर्चा भी किया था कि ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त प्रदेश, ये विंध्यन के ऊपर वाले क्षेत्र में यहां तक इनका क्षेत्र था। तो ऋग्वैदिक जो नदियां हैं, उनका जो जो नदी है उसका नाम, ऋग्वैदिक नाम ये रहा वितस्ता, अस्कनी, पुरुषणी, शतुद्री और विपाशा। ये बार बार पूछा जाता है। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सभी। ठीक है, जिनका नाम जो है ऋग्वेद में इस तरह से वर्णित है। किनका नाम नहीं वर्णित है? नर्मदा का जो किसमें वर्णन मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक सदा नीरा नदी का भी वर्णन है। सदा नीरा बिहार में है,
जो इस समय गंडक नदी के रूप में जाना जाता है, सदानीरा नदी, ठीक, जो ऋग्वैदिक काल में वर्णन मिलता है। तो इसे आप ध्यान दीजिए। वितस्ता झेलम को कहा गया है, चेनाब अश्कनी को कहा गया है, राबी पुरुषुणी को कहा गया है, वहीं सतलज सतुद्री को कहा गया है, और ब्यास नदी विपाशा को कहा गया है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी पुरुषुणी पे दास राग युद्ध, है ना, युद्ध इसी नदी पे हुआ था। राजा सुदास इसमें जीत इनको मिली थी। वशिष्ठ और विश्वामित्र पुरोहित बनने के लिए जो है विश्वामित्र को हटाया गया था, वशिष्ठ को बना दिया गया था, जिसकी वजह से ये युद्ध सबसे प्राचीनतम युद्ध का जो है यहाँ पे इसी रावी नदी के तट पे 7वें मंडल में इसका वर्णन है, 7वें मंडल में। ठीक, तो आप अभी लोकेशन को ठीक ढंग से देख लें, ठीक, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इन नदियों की महत्ता के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में इनका महत्व मात्र एक है, सबसे कम बार उल्लेख यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यमुना का 3 बार है, मतलब गंगा से ज्यादा प्रामाणिकता यमुना की दिख रही है ऋग्वैदिक काल में। वहीं सबसे पवित्र है जो है सरस्वती नदी, और सबसे ज्यादा बार चर्चा अगर जिसका है वो है सिंधु नदी, सबसे अधिक बार चर्चा है। आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे हिरण्यगर्भा कहा गया है, मतलब जिसके गर्भ में सोना हो। और ये अफगानिस्तान की भी कुछ नदियां हैं, कुंभा, गोमल, गोमती को गोमल कहा गया, कुरमू है, और सुवास्तु है, स्वात नदी, जिसका ऋग्वैदिक नाम है। ठीक है, इससे एक पता चलता है कि इन क्षेत्रों में आर्य का निवास रहा है, और उन भौगोलिक सीमा के निर्धारण एक प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक सीमा का भी इनका क्षेत्र भी बताता है, जहां पे इनके साहित्यिक गतिविधियां और धार्मिक गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, राजनैतिक गतिविधियां हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, अभी आपको ये चीज देखना है कि जो इनके भौगोलिक सीमा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मुंजवंत श्रेणी का यहाँ पे इनका उल्लेख होता है, ठीक है, एकमात्र पर्वत का उल्लेख है, ठीक है, और आप देख पाएंगे मातेत्मा, नदीत्मा किसे कहा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इन चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। हिरण्यगर्भा किस नदी का नाम है, ठीक है, और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है कि नहीं है, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी है, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी यहाँ पे नहीं मानी गई है। ठीक, तो आप इस तरह से और उसी भौगोलिक निर्धारण में अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जो इनके विदेशी मत हैं, ये लगभग लगभग इन आर्यों का जो उल्लेख मिल रहा है वो किस अभिलेख में सबसे पहले मिल रहा है, तो लगभग 1600 बीसी के आसपास आर्य शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिल रहा है। भारूपी भाषा का जो अभिलेखी साक्ष्य मिल रहा है 2200 बीसी का मिल रहा है, और आर्य जो आए उनका सबसे प्रमाणिक अभी तक जो माना जाता है मध्य एशिया से, मैक्स मूलर जो है इन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए, ये विचार ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, इन विचारों के आलोक में तथा ऋग्वेद में वर्णित नदी, पहाड़, इनके माध्यम से हम लोग आर्यों का लगभग लगभग भौगोलिक क्षेत्र को देख पाए हैं। अब इनकी उपस्थिति और फिर इनके उपस्थिति से इनके वैदिक काल में इनका योगदान क्या है, ठीक है, उस पे हम अगले लेक्चर में चलेंगे, जहां पे उनके बहुत सारे लिटरेचर आपको दिखेंगे, जिनके माध्यम से हम उनकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, धार्मिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे व्यवस्थित तरीके से। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे, और इसे एक बार आप देख लें कि ये जो बोगस कोई अभिलेख है
यहाँ पे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलना, ठीक है। और जिंदे अवेस्ता जो पारसियों की बुक है, ठीक है, इसमें जो है भारतीय देवताओं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक देवता जो समुद्र के देवता हैं वरुण, उन्हें असुरों का देव आहुर मजदा कहा गया है। आहुर मजदा जो है यहाँ पे पारसियों में जिंदे अवस्था में आहुर मजदा असुरों को कहा गया है। उनकी तुलना भारतीय देवता किससे की जाती है? वरुण से की जाती है। तो मैक्स मुलर ने पहली बार प्रामाणिकता के साथ में ये सिद्ध करने की कोशिश किया है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, और उसके अभिलेखी साक्ष्य भी यहाँ पे 2200 बीसी, 1600 बीसी और 1380 में बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं की उपस्थिति यहाँ पे दिखाई देने लगी। ठीक है, तो अभी तक जो 2 मत थे, स्वदेशी और विदेशी मत, और कोई भी तथ्य जो है ज्यादा प्रमाणिक इतिहास में तब माना जाता है जब उसके साथ अभिलेखी साक्ष्य की पुष्टि होती है। ठीक है, नहीं तो साहित्यिक साक्ष्य को बड़ी सतर्क निगाह से एलिबरेट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं अतिवादी या कहीं एकल विचारधारा को सपोर्ट ना कर जाए। ठीक, इसलिए ये प्रमाणिकता मध्य एशिया में अभी तक जो इसकी पुष्टि मानी जाती। खैर, रिसर्च चल रहे हैं लगातार, जैसा कि अभी आपसे हमने चर्चा किया कि 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में वैदिक काल माना जा रहा, लेकिन लेटेस्ट जो किताबें आ रही हैं वो डेट 2000 से 600 बीसी के बीच में वैदिक काल को रख रही हैं। जिसमें उपेंद्र सिंह की पुस्तक आई है वो 2000 से 600 बीसी के डेट को यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब विवाद इतिहासकारों की इतिहासकार समझें, लेकिन जो प्रमाणिकता या जो संभावनाएं वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके लिए वहां से जो तथ्य हैं, क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट होंगे। और यही केवल नहीं, इस पोर्शन को देखने के बाद आप यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन, क्योंकि हमने उन सभी चीजों की चर्चा यहाँ पे कर दी है कि किसका उल्लेख नहीं है, बाद में उल्लेख क्यों है, इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये क्षेत्र जो अभी अभी इसके पहले स्वदेशी मत में हमने चर्चा किया, आर्यावर्त या ब्रह्मर्षि प्रदेश या ब्रह्मावर्त, ठीक है, किन क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था, किन नदियों के बीच में, ठीक है, ब्रह्मावर्त था, किन किन नदियों के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त या ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। अगर ये सब चीजें आप लोकेट कर चुके हैं, आपके दिमाग में चीजें बैठ चुकी हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो कहते तो कुछ और है, पूछते तो कुछ और है वहां पे कि हाथी पाई गई कि नहीं पाया गया, परिचित थे कि नहीं परिचित थे। बहुत कुछ भौगोलिक क्षेत्र के निर्धारण से बहुत चीजें अपने आप हल हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और फिर अगले सेशन में जब भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण सुव्यवस्थित तरीके से हो चुका है, तो हम देखते हैं कि आर्य यहाँ पे आए और फिर उनकी संस्कृतियां क्या क्या थी, उनका योगदान क्या था भारतीय इतिहास में। इस विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।